अब तक जो जानकारी और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उनके साथ यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब है, हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस समझौते में किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो ये समझौता मूल रूप से उन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए समय सीमा तय करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच इस संघर्ष के केंद्र में हैं। और निश्चित रूप से इजराइल यहां संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन वो इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं है, कम से कम आधिकारिक रूप से तो नहीं। तो वे मूल रूप से विषयों को अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो होर्मुज जलडमरू मध्य उसे अगले 30 दिनों में सुलझा लिया जाना है। और परमाणु मुद्दा, जो असल में यहां मुख्य बात है, उसके लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है ताकि चल रही वार्ताओं के जरिए एक पूरा समझौता हो सके जो समझौता ज्ञापन से भी आगे जाता हो। और हमें पता है कि अमेरिका मांग कर रहा है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम ईरानी जमीन से बाहर ले जाया जाए। वो कहां जाएगा किसी को नहीं पता। बहुत सारे सवाल हैं। यहां सवालों के निशान ज्यादा हैं, विस्मयादिबोधक चिन्हों से कहीं ज्यादा। लेकिन फिलहाल यही दो मुख्य समय सीमाएं हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बातचीत के लिए 30 दिन, परमाणु बातचीत के लिए 60 दिन। यही ईरानी खुद अपने मीडिया बयानों में कह रहे हैं और हमें देखना होगा कि असल में ये सब कैसे होता है। ठीक है याकूब, आप हमारे साथ स्टूडियो में ही बने रहें। हम थोड़ी देर में फिर से आपके पास लौटेंगे ताकि इन सब बातों को विस्तार से समझा जा सके। अब चर्चा में एरियल कोहेन शामिल हो रहे हैं। वे अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो और इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस के संस्थापक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये 40 दिन की जंग, 40 दिन का युद्ध विराम रही, जिसमें हजारों जाने गईं और 70 के दशक के बाद से ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति में सबसे बड़ा व्यवधान है। और सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, अब जब हम एक समझौते की ओर देख रहे हैं, तो इजराइल और अमेरिका को इससे क्या हासिल हुआ है? खैर, यह बताना आसान है कि इजराइल को क्या नहीं मिला। इजराइल ने अपने अस्तित्व के लिए ईरान में मौलवी धर्मतांत्रिक तानाशाही से आने वाले रणनीतिक खतरे को दूर नहीं किया और न ही खुद उस शासन के अस्तित्व को। ईरानी शासन को संयुक्त राज्य अमेरिका की मांगों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। और अब न सिर्फ एक बल्कि 2 युद्धों के बाद 2025 का युद्ध न भूलें, 12 दिन का युद्ध ईरानी पक्ष वार्ता की मेज पर ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्होंने युद्ध जीत लिया हो। तो हम परमाणु मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए रणनीतिक खतरे को दूर करने में सक्षम है, न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि ईरान के सभी अरब पड़ोसियों और यूरोप के लिए भी। प्रॉक्सी समूहों पर चर्चा नहीं हो रही है। ये एक त्रयी है, वो 3 पैरों वाली स्टूल जिस पर मध्य पूर्व में ईरानी शक्ति टिकी हुई थी, और वो था परमाणु, बैलिस्टिक शस्त्रागार और प्रॉक्सी समूह। और इस तथ्य से कि इन 2 अभियानों के बाद भी ईरान अपनी मांगों को और बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि ये कहानी का अंत नहीं है। और कोई गारंटी नहीं है कि जैसे जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों के करीब पहुंचेंगे, ट्रंप के पास लड़ाई जारी रखने का हौसला रहेगा। और इसका मतलब है कि इजराइल को अपनी रक्षा और आक्रामक प्राथमिकताओं के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि मिसाइल रक्षा, ड्रोन रक्षा। हिजबुल्लाह के बारे में क्या करना है, गाजा में क्या करना है, हमास के बारे में क्या करना है, और अंत में ईरानी खतरे से कैसे निपटना है, क्योंकि ईरानी खतरा अभी भी बना हुआ है। ठीक है, इसमें विस्तार से बात करते हैं। इजराइल अभी जिस स्थिति को देख रहा है, उसकी तुलना 6 महीने पहले या युद्ध से पहले वो जिस स्थिति को देख रहा था उससे करें। इजराइल इस समय वास्तव में क्या कर पाने में सक्षम है, और साथ ही अल्पकालिक रूप में ही नहीं बल्कि आगे देखते हुए क्या अवसर हैं, क्या संभावनाएं हैं? खैर, संभावनाएं बेहतर नहीं हो रही हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले तक हमें लगता था कि बीबी नेतन्याहू ने अमेरिका को पूरी तरह से अपने साथ मिला लिया है और इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। अब इन वार्ताओं की जो छवि बन रही है वो ये है कि ट्रंप, एर्दोगन, मोहम्मद बिन सलमान और कतरियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। और बीबी नेतन्याहू जैसे एक फोन कॉल के बाद याद आने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ये इजराइल के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
और मुझे कहना होगा कि 7 अक्टूबर 2023 की आपदा के बाद खुफिया विफलता, गाजा में नेतृत्व की विफलता और अब ईरान में बहुत अनिर्णीत परिणाम के बाद नेतन्याहू इजरायली मतदाताओं और इजराइल के विदेशी साझेदारों की नजर में और भी खराब दिख रहे हैं। और चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, लेकिन इजराइल और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये आने वाले चुनाव के लिए क्या संकेत देता है? मेरा मतलब है ये सिर्फ राजनीतिक चुनौती हो सकती है। देखिए, ये चुनौती और बढ़ गई है और भी मामले हैं। कतर से जुड़े पैसों का मामला है, जो मेरी राय में नेतन्याहू की कैबिनेट पर काला साया डाल रहा है। क्या हुआ? पैसे किसने लिए? कितने पैसे? वो पैसे जो यरूशलेम के जरिए गाजा भेजे गए, उनके साथ क्या हुआ? ये सवाल है कि 7 अक्टूबर से पहले और उस दिन हमास के इजराइल पर हमले की योजनाओं के बारे में किसे क्या पता था? मैं पुराने ख्यालात का और इजरायली वकील हूं। मुझे सच में विश्वास है कि चोक वादोत हाकेरेम ममलेकतियुत यानी सरकारी जांच आयोगों के अस्तित्व का एक कारण है, और सरकारी जांच आयोग के तहत ये सभी मुद्दे जिन्हें मैंने अभी गिनाया है, उन्हें बहुत बहुत गहराई से जांचा जाना चाहिए। और यह तथ्य कि 7 अक्टूबर के 3 साल बाद भी इनकी जांच नहीं हो रही है, यह गंभीर सवाल उठाता है कि यह सरकार यहां कैसे काम कर रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है नेतन्याहू सरकार की विफलता, जो इजराइल, यहूदी लोगों और जायनिज्म के खिलाफ चलाए जा रहे बदनाम करने और बदनामी फैलाने के अभियान का मजबूत जवाब देने में असफल रही है, और अब तक इस पर रोक लगाने के लिए बहुत कम किया गया है। दुनिया में 5 ऐसे कारक हैं जो सक्रिय रूप से इजराइल की वैधता को नष्ट कर रहे हैं। ये हैं ईरान, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी देशों में चरम वामपंथी और चरम दक्षिणपंथी। और हमें इस विशाल सूचना युद्ध अभियान के खिलाफ रणनीतिक जवाबों की आवश्यकता है, जिसे यहूदी लोगों को उतना ही खतरे में डालने के लिए शुरू किया गया है जितना कि 1930 के दशक में नाजी काल के दौरान यहूदी लोग खतरे में थे। ठीक है, निश्चित रूप से ये बहुत कुछ सोचने के लिए है। ईरियल कोहेन, आपके विश्लेषण और सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।